नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हो चुका हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। ठीक है। और कुछ स्टूडेंटों का तो एग्ज़ाम हो चुका होगा, क्योंकि आज 26 डेट है दोस्तों, है ना। 23, 24, 25 में 3 दिन। ठीक है। और अभी बस 2 दिन और एग्ज़ाम होना है आपका दोस्तों, 30 अगस्त और 31। ठीक है। तो हम आपके लिए दोस्तों एक आज फिर से जो 24 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, है ना। कंप्लीट मैथ्स, है ना। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं अपने नए सेशन की तरफ। और क्योंकि दोस्तों अभी आज 26 है, 26, 7, 28, 9, मतलब अभी 4 डेज हैं। ठीक है। 30 और 31, 30 मतलब जो 30 अगस्त है उसका एग्ज़ाम होने में, तो 4 दिन हैं। ओके। तो हम आपको दोस्तों जितने शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है हम कोशिश करेंगे कि अपने, ठीक है, 3 दिन एग्ज़ाम हो चुका है, 2 शिफ्ट होती हैं एक दिन में, मतलब 6 पेपर हैं। ठीक है। एक पेपर का तो हमने कल ही सॉल्यूशन डाल दिया था दोस्तों मैथ्स का। ठीक है। 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का, और आज 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का है। जो पेपर मिलता जा रहा है, ठीक है, हम कलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, उसी का आपके पास सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं अब तक की सभी शिफ्टों का मैथ्स का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा। ओके। तो चलते हैं अपने सेशन पर दोस्तों। इन सभी सेटों को, ठीक है, जितने पेपर हो चुके हैं, मैं उन्हीं स्टूडेंटों के लिए कह रहा हूं, देखो जिसका एग्जाम हो चुका है अब तो हो चुका है, उनका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और लेकिन जिनका बच रहा है दोस्तों, उनके लिए बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितने पेपर हो चुके हैं, ठीक है, उनका एनालाइज करके जरूर जाएं एग्जाम में। ओके। और अपना जो रिवीजन आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करके जाएं बस। ठीक है। बाकी तो सब कुछ बढ़िया होगा। हमारी भी शुभकामनाएं अपने आपके साथ हैं, और हम ईश्वर से भी प्रार्थना यही कर रहे हैं कि आप सभी को रोजगार मिले। ठीक है। ओके। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने सेशन पर, बिना टाइम गवाए देखिएगा ध्यान से, जो चीज नोट करने की उसे नोट कर लेना। ओके। आ जाइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। मैथ के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम। तो सबसे पहले, ठीक है, 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों ये। ठीक है। अगर आपको पेपर मिल जाए तो उससे मैच कर लेना। ठीक है। 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का तो मैथ्स कहां से शुरू होता है इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। अरुण ने 800 रुपए में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपए में बेच दिया। कितना इजी क्वेश्चन है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है। बताइए लाभ प्रतिशत। 800 में खरीदी, 900 में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों? 120 का। किस पर हुआ? 800 पर, गुना 100, 100 अट्ठे 800, 8 एकम और 8 पंजे। ठीक है। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा दोस्तों? 15% का। ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है सॉरी, ठीक है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, है ना, ये बताना है हमें। अच्छा देखो, अगर 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है दोस्तों, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूं, सब चीज करा चुके हैं दोस्तों, जो हमारे चैप्टर्स, ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं सबका सॉल्यूशन, मतलब जितने चैप्टर हैं सबको हमने करा दिया है लगभग। ठीक है। हमारे चैनल यूट्यूब पर, है ना। तो वहां जाके आप अगर डिटेल्स में कुछ देखना चाहते हो तो वहां सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलेगा। तो मैंने बताया था कि अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती हो, किसी पेड़ को पार करती हो, किसी व्यक्ति को पार करती हो, तो उस स्थिति में जो डिस्टेंस लेते हैं, जो लंबाई लेते हैं, वो केवल ट्रेन की लंबाई लेते हैं। और अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती हो, किसी पुल को पार करती हो, ठीक है, किसी लंबी मतलब डिस्टेंस को कवर करती हो, तो वहां जो लंबाई लेते हैं, वहां ट्रेन की लंबाई भी लेते हैं और पुल की जो है वो, उन दोनों की लंबाई को जोड़कर तब वो लेंथ लेते हैं। ठीक है। तो देखो अभी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो यहाँ जो दूरी लेंगे, यहाँ जो लंबाई लेंगे वो क्या होंगे दोस्तों? 600 मीटर तो लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, प्लस ट्रेन की लंबाई भी होनी चाहिए यहाँ। ठीक है। ट्रेन की लंबाई भी होनी चाहिए। ओके। तब क्वेश्चन करेंगे। अब ट्रेन की लंबाई तो है नहीं, तो ऐसा करते हैं, ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं। ऊपर देखो, यदि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, खंबे को पार करती है, इसका मतलब इसने खुद को पार किया है। ठीक है। और चाल कितनी है इसकी दोस्तों? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहां आ जाइए, देखो यहां पर इसका सॉल्यूशन थोड़ा यहां देख लीजिए। ट्रेन की लंबाई, है ना, ट्रेन की लंबाई की बात कर रहे हैं हम, तो लंबाई मतलब दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुना समय। किस चाल से दोस्तों? 90।
और गुणा 5/18, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। कितने सेकंड में पार करती है? 15 सेकंड में। ठीक है, 18 से कितनी बार कटा? 5 बार। 18 पंजे 90। अब इनकी गुणा कर लीजिए। ठीक है, 5 पंजे 25, पंजे 125, हासिल 12, 25 सेकंड 25 और 12 37, 375 मीटर। इसका मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वो 375 मीटर लंबी है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों हमें? ठीक है, अब जो करना है, ठीक है, हमें बताना है कि इस इतने मीटर लंबे पुल को पार करने में वो कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो दोनों को जोड़ दे दिए। 600 और 375, 975 हो गया है दोस्तों। ठीक है, 975 है ना। समय बराबर दूरी और बटे चाल कितनी थी उसकी? 90 है। इसमें 5/18 की क्या करेंगे? गुणा। तो 18 से कितनी बार कटा? 5 बार। 5 पंजे 25, 25 से काटिए दोस्तों इसे, 25 से, है ना। तो 25 दिया 75, बचा 17, उतार लिया 5 175 और 25 7 175। ठीक है, 37 सेकंड। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया है हमारा? करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 35% हो तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो 27 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और लाभ 35% है। ठीक है, तो लाभ पता है दोस्तों क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर, मतलब 27 माइनस x, ये लाभ होगा। बट एक किस पर? x पर, है ना, और गुणा 100, ये लाभ है, जो कि किसके बराबर दिया है? 35% के बराबर। आप सोचोगे कैसे कर दिया? ये सब हमने बता रखा है। ठीक है, और अगर दोस्तों देखो हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं कि आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको आता होगा। ठीक है, और अगर आप ये नहीं जानते हो तो दोस्तों फिर दिक्कत है ना। इसलिए देखो डिटेल्स में बताना पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो प्लीज़ चैनल पर, हमारा चैनल खोलें, ठीक है, और वहाँ जिस भी चैप्टर की मतलब देखना हो उसी चैप्टर को खोलिए, वहाँ सारी डिटेल्स पूरे विस्तार में मिल जाएगा आपको, फॉर्मूले सहित सब कुछ। ओके, तो चलिए, तो ये फॉर्मूला है ना, दोनों का डिफरेंस ले लिया, बटे में x गुना 100, ये 35 के बराबर हो गया। कैलकुलेशन करते हैं, देखो 5 से 7 बार और 5 से कितनी बार? 20 बार। ठीक है, तो अब देखो 7 यहाँ 1 मान के मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो ये कितना हो गया है? 7x, और ये कितना हो गया है? 27 में 20 की गुणा करोगे तो 540, है ना, और माइनस का क्या हो गया है? 20x। अब ये 27 7x, ये 20 इधर जाके जुड़ जाएगा, 20 और 7 27x हो जाएगा, और बराबर में क्या है? 540। 27 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। ओके, तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 20। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों से घटाया जाए कि वह 3:4 के बराबर हो जाए। ठीक है, अच्छा देखो 15 और 19 है, ये रेशो में है, तो पूछा है इनमें से क्या घटाएं ताकि किसके बराबर हो जाए दोस्तों? 3/4 के बराबर। ठीक है, कौन सी संख्या घटाई जाए? तो देखो नाम से यहीं देख रहे हैं, देखो आप यहाँ से, ठीक है, अगर 2 घटाते हैं तो 15 में से 2 गया 13। ठीक है, कोई मत, मैंने क्या बोला था आपसे? ऑप्शन हिट मेथड। ठीक है, यहाँ ऑप्शन हिट मेथड ही यूज करिए आप। तो बी ऑप्शन उठाते हैं सबसे पहले। अगर 2 उठाओगे तो आप 15 में से 2 गया 13 बचेगा। 13 से आप बिल्कुल 3 नहीं ला सकते हो क्योंकि 13 भाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कट। उसके बाद क्या उठाते हैं? सी ऑप्शन, 3 उठा लीजिए। 15 में से दोस्तों 3 घटाइए और 19 में से भी 3 घटाइए। ठीक है, अब देखो 15 में से 3 गया 12 बचा, 19 में से 3 गया 16 बचा। अब इन्हें काटिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3/4 आ गया, और इन्होंने भी यही बोला था कि 3/4 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, चलिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है ना। वीडियो को पॉज कर दो और सोल्व करके देखो खुद ही, क्योंकि अभी देखो आप 3 दिन बाद फिर एग्जाम देने के लिए जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए, वैसे हम करा रहे हैं, देखना। ये दोस्तों एक वो दिया हुआ है, ठीक है, आरेख दिया हुआ है। ओके, अच्छा, अब इसमें ये देखो 3 वो दिए हुए हैं, है ना। ये जो है ये 2014 वर्ष को इंडिकेट करता है, ये सन 2013 को इंडिकेट करता है, और ये सन 2012 को इंडिकेट करता है। ठीक है, जो ऐसे लिखे हुए हैं दोस्तों, ये क्या है? स्टेट, राज्य। ये राज्य डी है, ये राज्य सी है, ये राज्य बी है, और ये राज्य ए है। और जो ऐसे हैं गांवों की संख्या है 10, 20, 30, 40, 50, 60, आगे भी ऐसे, है ना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि राज्य बी में
राज्य बी में उन गांवों की संख्या जहां 2014 में विद्युतीकरण किया गया था। ठीक है, राज्य बी में उन गांवों की संख्या लेनी है जहां 2014 में विद्युतीकरण किया गया था। 2014 में राज्य बी पहुंचिए यहाँ। ठीक है, राज्य बी में आ गए और 2014 का सिंबल क्या है, ये वाला पहुंचना है। ठीक है, तो ये किसके नीचे है दोस्तों, ये 40 के नीचे। इसका मतलब ये कितना हो गया है, 40। ठीक है, राज्य बी में उन गांवों की संख्या जिनमें 2014 में विद्युतीकरण किया गया था, उनकी संख्या कितनी है, 40। ठीक है, आगे राज्य डी के गांवों की संख्या का कितने प्रतिशत है। जो ये राज्य बी वाला है वो राज्य डी वाले का कितने प्रतिशत है जहां 2012 में विद्युतीकरण किया गया था। तो राज्य डी में आ जाइए 2012 का मतलब है बिल्कुल डार्क, ये रहा बिल्कुल ये डार्क 2012 में। तो कितना है दोस्तों, ये 50 है। ठीक है, क्लियर। राज्य बी की बात करी और डी की बात करी। बी में वो संख्या लेनी है जो 2014 में है और डी में वो संख्या लेनी है 2012 में है। ठीक है, तो पूछा है कि ये जो है ये इसका कितने परसेंट है, मतलब जो 40 है वो 50 का कितने परसेंट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 40/50 गुणा 100, तो 50 से 2 बार और 40 दूनी 80% आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। बता रखा है दोस्तों फॉर्मूला। ठीक है, 125/100 में 125 जोड़ देंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, 100 में 125 जोड़ देंगे 225 और गुणा क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 निम्मा है ना, तो 100 पंजे 500 और बटे 9, 9 पंजे 45, 5 0, 9 पंजे 45, 9 पंजे 9 पंजे, तो 55.55%। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के है ना में से की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 आता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक 2 4 2 आते हैं। तो इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दोनों संख्या बतानी है। अब देखो क्वेश्चन में समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ ली ना दोस्तों आपने, तो समझिएगा कि मैथ सीख लिया। ठीक है, देखो क्या बोला है इसने, जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के में से की गणना करते हैं, भाग विधि से मतलब भाग विधि से नहीं निकालते में से, उसकी बात कर रहा है, लंबी विभाजन विधि भी बोल देते हैं उसे, है ना। तो अंतिम विभाजक 2 आता है, अंतिम विभाजक मतलब लास्ट का। ठीक है, और विभाजक उसे बोलते हैं जिसका डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं उसे भाजक बोलते हैं। तो वो लास्ट में 2 आता है और क्रमिक भागफल पहले 2 4 2 हैं। ठीक है, 2 4 2 हैं, ये भागफल है। ठीक है, अच्छा तो उन दो संख्याओं को ज्ञात करना है हमें, है ना। अच्छा, अब दोस्तों आप यहीं से समझ जाइएगा, अंतिम विभाजक 2 आता है। ठीक है, क्या आता है, अंतिम विभाजक 2 आता है, इसका मतलब और में से निकाल रहे हैं हम। ठीक है, और लास्ट में क्या है 2। तो आप जानते होंगे जैसे दो संख्याओं का में से निकालते हैं भाग विधि से, तो जो लास्ट में जो भाजक आता है वही में से होता है। ठीक है, जो लास्ट में भाजक आता है वही में से होता है। तो इसका मतलब अंतिम विभाजक 2 है, इसका मतलब संख्याओं का में से भी 2 है। ठीक है, संख्याओं का में से भी 2 है। तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब में चेक कर लो, जिन भी संख्याओं का में से 2 है वही आंसर हमारा क्या हो जाएगा सही। ठीक है, देखो यहाँ में से 2 है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ में से 4 होगा, क्योंकि 4 काट रहा है इन दोनों को, 4 या 4 चौक। ठीक है, तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ चेक करिए, 4 चौक 4 पंजे नहीं हो सकता, 4 पंजे 4 छिंग नहीं हो सकता। यहाँ आ जाइए दोस्तों, यहाँ क्या, यहाँ 2 से 2 नाम और 2 से 20 बार। ठीक है, ये इन दोनों का में से 2 है दोस्तों, तो यही आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, ऐसे कैसे, देखो यहाँ अगर आपको निकाल के भी दिखा रहा हूँ, 18 का और 40 का निकालो। देखो 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, क्या बचा 4, फिर 4 का डिवाइड किस में दोगे 18 में, 4 चौक क्या हो जाएगा 16, फिर क्या बचा 2, फिर 2 का डिवाइड किस में दोगे 4 में, 2 दूनी 4। ऐसे देखो भागफल कितना है 2 4 2, है ना, 2 4 2, और अंतिम विभाजक क्या है 2, बन गई ना वही प्रक्रिया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं मतलब इसे। ठीक है, तो ऐसे आपको करने की आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन में यहाँ पर। ठीक है, बस आपने पहचान लिया में से 2 है और में से केवल इनका 2 है, किसी का 2 नहीं है, इसलिए यही आंसर है। ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, ओके, चलिएगा आगे। 78 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों।
दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में 29 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। जो तेज वाली गाड़ी है वो धीमी गति वाली गाड़ी में जो एक सवार व्यक्ति है, जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे 6 सेकंड में पार करती है। ध्यान रहे, जो तेज चल रही है गाड़ी वो धीमी गाड़ी को पार नहीं कर रही, धीमी गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा है उसको पार कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद को पार कर रही है। व्यक्ति को पार करने का मतलब है खुद को पार करना। ठीक है, अच्छा, तो 6 सेकंड में पार करती है। तो बताइए तेज वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है? अच्छा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में हैं इसलिए चाल क्या होगी, जुड़ेगी। ओके, और लंबाई जो होगी, जो दूरी होगी जिस है ना, वो व्यक्ति को पार कर रही है तो खुद ट्रेन की लंबाई होगी, और तेज वाली पार कर रही है तो तेज वाली की लंबाई होगी। तो सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, लंबाई बतानी है, मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, दोनों को जोड़ दीजिए। 25 और 29 क्या हो जाएंगे दोस्तों? 25 दूनी 50 और 4 54। ठीक है, 54 और गुना 5/18, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया है। ठीक है, चाल गुना समय कितना है दोस्तों? 6 सेकंड में पार कर दिए। ओके, तो 18 तिया 54, 5 तिया 15 छिक्का 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 90 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। तो ये है जो तेज वाली गाड़ी है उसकी लंबाई। क्लियर? बड़े सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 53,240 की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या है? ठीक है, कहने का मतलब 3 वर्ष के बाद इतने रुपए हो गए, तो ये ए है। ठीक है, ये क्या है? टी, और ये क्या है दोस्तों? आर, और हमें पी बताना है, मूलधन। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, लगा दीजिए इसे। तो ए के प्लेस पर कितना है? 53,240 बराबर पी निकालना है, 1 प्लस आर कितना है दोस्तों? 10/100, और टी कितना है? 3। ओके, कितनी बार कटा? 10 बार। तो 10 एकम 10 और 11/10 की पावर 3 आ गई है, तो क्या हो जाएगा? पी गुना 11 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 1331, है ना। और 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। ये आ चुका है। ठीक है, चलो अब कैलकुलेशन करिएगा। देखो ये 11 से कट रहा है, 11 से कितनी बार कटेगा दोस्तों? 121 बार। इसे भी 11 से काटी, 11 चौक 44, कितना बचा? 9 2 92, 11 8 88, और कितना बचा? 11 चौक 44, इतनी बार कट गया है। ठीक है, फिर देखिए 11 11 है ना, फिर इसे 11 से काटी, 11 चौक 44 4 0, 11 चौक 44 बार। ठीक है, फिर 11 से काट दीजिए इसे 40 बार, है ना। हमें क्या बतानी है? मूल राशि कितनी है। ठीक है, तो 40 में किसकी गुना करनी पड़ेगी? 1000 की, है ना। तो मूल राशि क्या आ जाएगी दोस्तों? हमारी 40,000। ओके, तो सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय S रुपए है। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत आय S रुपए है, और अन्य श्रमिकों की, मतलब श्रमिक, श्रमिक माने मजदूर। मजदूर दो टाइप के मजदूर हैं, कृषि के मजदूर हैं और अन्य मजदूर हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, कृषि के मजदूर हैं और अन्य मजदूर हैं। ओके, चलिएगा। अब ना तो आगे क्या दिया है फिर, जो कृषि मजदूर, कृषि श्रमिकों की जो औसत आय है वो क्या है? कृषि श्रमिक जो है इनका जो औसत है दोस्तों, एवरेज, वो क्या दिया है? S रुपए। ठीक है, और इनका जो एवरेज है वो क्या दिया है दोस्तों? T रुपए, है ना। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है। ठीक है, इनकी संख्या इनसे 11 गुना है ना। अगर इनकी संख्या को मैं 1 मान लूं तो इनकी संख्या कितनी है? 11। तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय बतानी है, सभी श्रमिकों की टोटल। तो कुल औसत बताना है। कुल औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग निकालिए। देखो इनका एवरेज भी पता है, संख्या भी पता है। ठीक है, तो योग क्या हो जाएगा दोस्तों? योग 11S। ठीक है, इनका योग क्या हो जाएगा? है ना, T एकम T। ठीक है, ऐसे। तो हमें टोटल एवरेज बताना है, टोटल एवरेज। तो टोटल एवरेज का मतलब कुल योग, कुल योग का मतलब 11S प्लस T। ठीक है, 11S प्लस T कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 11 संख्या तो इनकी और 1 संख्या इनकी, तो 11 और 1 12। ठीक है, 11S प्लस T। ठीक है, 11S प्लस T अपॉन 12। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है दोस्तों, बार बार यही कह रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज थोड़ी अटपटी लग रही थी, देखो आंसर कितना सरल आ गया है। ओके, उम्मीद करता हूं ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सब कुछ आप समझ रहे होगे बढ़िया तरीके से, समझते रहना। ठीक है, ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 81। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है,
75% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, जिनमें से 2% मत अवैध पाए गए। तो एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों के 75% के बराबर हैं। तो बताइए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, मतलब कितने नाम थे स्टार्टिंग में, ये बताना है। ओके, चलिए देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, वो 2 उम्मीदवार थे, उनकी तो बात आप छोड़ो, ठीक है है ना। अब ये देखो टोटल वोट कितने थे, है ना। मान लेते हैं टोटल वोट x मान लिया, ठीक है। टोटल वोट कितने हैं x। अब हुआ क्या, इनमें से 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, इन x में से 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, ठीक है। तो 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। इसका मतलब 3x/4 ने वोट डाले, इन्होंने वोट डाले, ठीक है, और इन्होंने नहीं डाले। ओके, ये एक जब 3/4 ने डाल दिए, इसका मतलब 1/4 ने वोट नहीं डाले। क्लियर है, समझते रहना दोस्त ध्यान से है ना। टोटल वोट x मान लिए, उसमें से 75% का मतलब होता है 3/4। 3/4 ने वोट डाले और 1/4 ने वोट नहीं डाले। आगे चलिए, मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध पाए गए, ठीक है। टोटल वोट x थे, उनमें से 75% लोगों ने वोट डाले, ठीक है। 75% लोगों ने वोट डाले, है ना। और जितने वोट डाले उनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब मेरी बात समझना दोस्तों, ठीक है। इन्हीं में से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। तो वैध कितने बचे, वैध, है ना, 3x/4 इंटू 98%, ठीक है। टोटल वोट x माने जिनमें से कितने वोट डाले गए, 3x/4, और इसमें से भी कितने वोट वैध हैं, मतलब वैलिड हैं, 98%, क्योंकि 2% वोट जो हैं वो क्या है, अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब वो काउंट नहीं होंगे। अवैध का मतलब वो होता है, ठीक है। तो 98 बचा, ठीक है। हमें बचे से मतलब है, ठीक है। टोटल वोट इतने थे, इतने डल गए, ये ना डलने वाले जो, इनसे कोई मतलब नहीं, चाहे आप इन्हें लिखो या मत लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनसे, ठीक है। बस डाले गए मत कितने हैं, ये हैं। और इन्हीं में से जो वैध मत हैं, अवैध वोट थे वो 2% थे। अब अवैध से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वैध से मतलब है, ठीक है। अब ये फिलहाल अपने आप में 100% है, इसमें से 2% मत अवैध है, तो इसका मतलब 98% क्या है, वैध, है ना। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार कटाई, 49 बार, 49 दूनी 98, तो कितना आ गया, ठीक है। 3 नाम 27, 2 3 चौक 12 और 2 14, 147x/200। ओके, ये आ गया, ठीक है। इतने वोट वैध हैं। आगे चलिए, अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, ठीक है। एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 9261, जो कुल वैध वोटों का 75% है। कुल वैध वोट जो है वो कितनी है दोस्तों, हमारी 147x/200, ठीक है। कुल वैध वोट कितनी है हमारी, 147/x, मतलब 200/x, है ना। तो इसका कितने परसेंट है, 75%। 75% का मतलब होता है 3/4, जो कि किसके बराबर होगा, 9261 के, ठीक है, ऐसे है ना। चलिए, तो बताना क्या है, कुल वोटों की संख्या, x का मान बताना है। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल वोट x माने ये 75% यहाँ आ गए, इसमें से 98% यहाँ आ गए, वो इसके बराबर रखिए, बात खत्म, ठीक है। चलिए 3 से काटिए इसे, है ना। 3 तिया 9, है ना, 0 3 8 और 3 7, ठीक है। फिर किससे काटोगे, फिर 3 से काटिए दोस्तों, 3 चौक 12, 3 नाम, है ना, 3 धाई 3 दूनी 3 नाम, है ना। फिर आप 7 से काटिए, 7 सत्ते 7 एकम 3 2 32, 7 चौक और 7 सत्ते, ठीक है। फिर 7 से काटिए, 7 दूनी 7 एकम, ठीक है। 21 बार कटा है, तो टोटल वोट बतानी है x, तो 200 × 4 और × 21 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 4 दूनी 8 और 21 8 168 और 2 0 इसके साथ आएंगी, ठीक है। तो टोटल वोट कितनी आ चुकी है हमारी, 16,800। ओके, ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट।
क्लियर। तो कोई ज्यादा नहीं, बस थोड़ी कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, बाकी बिल्कुल आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा गया। ठीक है, मतलब एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा जो उससे 250 मीटर दूरी पर है, तो पुलिसकर्मी ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, और जैसे ही चोर ने पुलिसकर्मी को देखा तो चोर ने भी भागना शुरू कर दिया। ठीक है, सॉरी दोस्तों, चलिए आगे, है ना। तो चोर ने भी भागना शुरू कर दिया। फिर हुआ क्या, यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, ये किसकी गति है दोस्तों, चोर की, और पुलिसकर्मी की गति कितनी है, पुलिसकर्मी की 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर तक भागा होगा, ये बताना है हमें। ठीक है, डिस्टेंस बतानी है कि चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर की है पकड़े जाने से पहले। चलिए, अगर देखो डायरेक्ट डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते हैं कि चोर कितना भागा, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि चोर कितने समय बाद पकड़ा गया है चोर, तो हम निकाल लेंगे कि चोर कितनी दूरी तय कर लिया। तो पहले टाइम निकालिए, है ना। तो समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इसलिए चाल क्या होगी दोस्तों, घट जाएगी। ठीक है, तो 16 और 20 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। ठीक है, और गुना 5/18, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो समय बराबर दूरी, समय बराबर दूरी बतानी है, दूरी। ठीक है, दूरी कितनी है, ये 250 मीटर, यही दूरी तो कवर करनी है, 250 मीटर। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल घट जाएगी, 20 में से 16 गया तो 4 गुना 5/18। ठीक है, कितनी बार, 2 बार, कितनी बार, 9 बार। ठीक है, 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म, 9 के ऊपर गुना हो जाएगी, 25 निम्मा क्या हो जाएगा, 225। ठीक है, 225 सेकंड। क्लियर, इसका मतलब इतने सेकंड बाद चोर पकड़ा गया। ठीक है, तो अब बताना है हमने चोर ने कितनी डिस्टेंस करी, तो इसका मतलब चोर इतने सेकंड तक भागा है। ठीक है, तो चोर की डिस्टेंस क्या होगी, दूरी बराबर चाल गुना समय। चोर की चाल क्या है, 16 गुना 5/18, और गुना कितने सेकंड तक भागा है, 225 सेकंड तक। ठीक है, 2 से 9 बार, 2 से 8 बार, 9 से काटिए 25 बार, है ना, क्योंकि 25 निम्मा 225 है ना। अब कर दीजिए गुना, है ना, 25 अट्ठे क्या हो गया है, 200, और 200 पंजे 1000। ओके, 1000 मीटर। इसका मतलब चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी पकड़े जाने से पहले, 1000 मीटर। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, इससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। तो बताइए उसके रनों का नया औसत क्या है, जो नया औसत है। ठीक है, अच्छा देखो, एक काम करते हैं, एक क्रिकेट की 64 पारियों में है ना, मान लिया उसकी शुरू की जो 64 पारी थी उनका औसत क्या था, शुरू की 64 पारियों का औसत क्या मान लिया है हमने, x। ठीक है, शुरू में जो उसने 64 पारी खेली हैं मान लिया है, उनका औसत क्या है दोस्तों, x है। तो 64 पारी के रन कितने हो चुके हैं हमारे, 64x। ओके, चलिए अब उसने 65वीं पारी खेली है, तो जैसे ही 65वीं पारी खेली तो वो 65वीं पारी में बिना किसी रन के आउट हो गया। ठीक है, एक भी रन नहीं बनाया है उसने 65वीं पारी में। ठीक है, इसका मतलब 65 पारियों का स्कोर भी कितना होगा दोस्तों, एवरेज x ही होगा, क्योंकि जब रन ही नहीं बने हैं तो 65 पारी का भी औसत क्या हुआ, x ही हुआ। ठीक है, नहीं x नहीं होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि 2 कम हो गया। ठीक है, ये ना अगर 65वीं पारी में उसने कोई रन नहीं बनाया तो इसका मतलब उसके स्कोर में 2 की कमी आ गई। तो 65 पारियों का औसत क्या हो गया, 65 गुना x-2। ठीक है, ये हो गया। अब जितने रन हैं उतने रन हैं, है ना, रन दोनों के क्या होंगे, बराबर। 65 पारियों के रन और 64 पारियों के रन क्या हैं, बराबर ही हैं, क्योंककि उसने 65वीं पारी में कोई रन नहीं बनाया है। तो दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दिया। अब x की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, देखो गुणा कर दीजिए 65 के अंदर, तो क्या हो जाएगा, 65x माइनस 65 दूनी क्या होता है, 130। ठीक है, अब देखो 65x में से 64x जाके क्या बचेगा, 1x, है ना, और बराबर क्या आ जाएगा, 130। ठीक है, क्या आ गया है, 130। तो x का मान आ गया है 130। इसका मतलब 64 पारियों तक उसका औसत कितना था, 130। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, नया स्कोर। और नया स्कोर क्या है दोस्तों, इसमें से 2 कम कर दीजिए, है ना, नए स्कोर में, तो वो क्या हो जाएगा, 128। ठीक है, नया स्कोर क्या हो जाएगा, 128। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट। क्लियर, चलिए
क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर पर 4840 हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी, है ना। मतलब दोस्तों ये जो दिया हुआ है ये 2 वर्ष, ये तो टाइम हो गया है ना। 10% ये आर है और ये जो है हमारा ए है और पी हमें बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी करा चुके हैं इसी टाइप से। तो फॉर्मूला आपको पता है ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर होता है पी गुणा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। तो 10 से कितनी बार, 10 बार, तो क्या आ जाएगा 4840 बराबर पी गुना 10 एकम 10 और 1 11/10 का होल स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और 10 का क्या होता है 100, ठीक है। अब इनसे काटना है 100 100 चौका 400 21 चौका 84, ठीक है। तो देखो इससे सीधा कितनी बार कट गया है 4 बार। 100 की 4 में गुणा करोगे दोस्तों कितनी बार कटा है 40 बार। जब 100 की 4 40 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 4000, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखना। एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12, ठीक है, जो एक्स है वो 12 दिन में करता है और जो वाई है वो 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद वाई ने काम छोड़ दिया। तो बताइए एक्स ने उस अकेले काम को पूरा किया तो कितना समय लगा टोटल काम को होने में, ठीक है। चलिए तो कितने दिनों तक काम हुआ दोस्तों, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। इसका मतलब दोनों ने कितने कितने दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक, ठीक है। चलिए तो यहाँ निकाल लेते हैं साइड में थोड़ा सा कि उन्होंने कितना काम किया 4 दिन में, ये क्वेश्चन, ठीक है। 4 दिन इसने किया 4 दिन इसने किया, तो काम हुआ कितना दोस्तों 4/12 प्लस 4/18, ठीक है। 4 से 3 बार, 2 बार और 9 बार, एलसीएम 9 आ गया, 3 बार घटा तो 3 2 5/9। इसका मतलब 4 दिनों में कितना काम कर दिया है उन दोनों ने 5/9, ठीक है। और शेष क्या बचा है, शेष काम, है ना, शेष 4/9, ये शेष बचा काम, ठीक है। अब इस शेष काम को किसने किया है, इस शेष काम को किया है एक्स ने, ठीक है। इस शेष काम को किसने किया है एक्स ने। तो टोटल वर्क बताना है कितना समय लगेगा, तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब निकाल लीजिए। अब हमें पता है देखो कि जो x है वो पूरा काम कितने दिनों में कर देता है 12 दिन में। तो सूत्र लगा दीजिए वही वाला M1D1H1/W1, ठीक है। तो हमें पता है कि जो x है, ठीक है, वो पूरा काम कितने दिनों में कर देता है 12 दिन में। तो x ने, ठीक है, 4/9 काम को कितने दिन में किया होगा, तो 9 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसे पहुँचा दिए, ये हमने पहुँचा दिया है दोस्तों ऊपर। अब 3 तिया और 3 से कितनी बार 4 बार, 4 चौक 16/3 आ गया है, ठीक है। कितना आ गया है 16/3। इसका मतलब जो शेष काम है उसे x ने कितने दिनों में कर दिया होगा 16/3 दिन में। हमें टोटल टाइम बताना है, तो 16/3 तो ये हो गए हैं दिन, ठीक है, और 4 दिन हमारे पहले ही लग चुके हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम वो क्या हो जाएगा 4 दिन प्लस 16/3 दिन, ओके। तो 4 तिया 12, 12 और 16 क्या होता है 28/3 दिन, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 28/3 दिन, ओके। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। क्लियर है, समझ तो आ रहे हैं ना अपने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने का कार्य जिम्मा लेता है तथा 25 पुरुषों को नियोजित करता है और 24 दिन के बाद उसे पता चला कि केवल 1/3 सड़क ही बनी है और 24 दिन हो चुके हैं। तो फिर वो कितने पुरुष और लगाए ताकि जो काम है वो, है ना, समय से 4 दिन पहले खत्म हो जाए, ठीक है। समय कितने दिन का है दोस्तों 40 दिन का, और 4 दिन पहले खत्म हो जाए। इसका मतलब कितने दिनों में हो जाना चाहिए वो काम को 36 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू में कितने पुरुष लगाए थे 25 पुरुष, और उन्होंने कितने दिन तक काम किया 24 दिन तक। तो 25 पुरुषों ने 24 दिन तक काम किया और कितना काम कर दिया दोस्तों 1/3, ठीक है। अच्छा अभी शेष क्या बचा है 2/3। अब क्या कहा है 25 पुरुष तो हैं ही पहले से, इनके साथ कितने पुरुष और लगाएं ताकि ये शेष काम कितने दिन पहले खत्म हो जाए दोस्तों 36 दिन में हो जाए, ठीक है। कितने दिन में हो जाए
36 दिन में। तो दिन कितने हो चुके हैं 24 और 36 दिन में कंप्लीट करना है। तो हमारे पास कितने दिन और बचे हैं 12 दिन बचे हैं। ठीक है 12 दिन। तो ये सारा काम 12 दिन में खत्म करना है। ठीक है तो देखो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 2 से कितनी बार 6 बार, 6 से कितनी बार 4 बार, 25 चौका 100, 100 में से 25 जाएंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों 75। ठीक है इसका मतलब उसे 75 पुरुष अभी और लगाने हैं तब जाकर के उसका काम समय से 4 दिन पहले कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन डी कर दीजिए करेक्ट। ठीक है चलिए क्वेश्चन 87 देखिए दोस्तों, एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती मूल्य पर 10% शुल्क भी लेता है। ठीक है रियायती मूल्य का मतलब क्या होता है छूट वाला मूल्य। तो खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपये अधिक में बेचता है जिससे उसे 25% का लाभ अर्जित होता है। तो बताइए व्यापारी ने वस्तु को किस मूल्य पर अंकित किया था। ठीक है चलिए देखो यहाँ मान लीजिए व्यापारी है और यहाँ मान लीजिए खुदरा विक्रेता है। ठीक है और मान लीजिए व्यापारी ने इस पर कितना मूल्य अंकित किया था x रुपए। ठीक है और फिर व्यापारी ने इसे किसे बेच दिया खुदरा मूल्य कितने परसेंट छूट पर 20% छूट पर। तो बचा कितना 80%। ठीक है अच्छा फिर उसके बाद क्या किया इसने 10% छूट 10% शुल्क भी लिया है। ठीक है व्यापारी ने खुदरा विक्रेता को x रुपए की वस्तु थी है। ठीक है और कितने में बेच दी 20% छूट पर। लेकिन इससे है ना 20% की छूट तो दे दी है लेकिन इससे 10% शुल्क भी लिया है फिर खुदरा विक्रेता से। ठीक है और 10% किस पर लिया है जो छूट वाला मूल्य है इस पर 10% का शुल्क लिया है। इसका मतलब कितना हो गया है 110%। ठीक है ऐसे तो इतने में इस व्यापारी ने इस वस्तु को बेच दिया है और खुदरा विक्रेता जो है उसने इतने रुपए में खरीदा है इस वस्तु को। ठीक है चलो अब कैलकुलेशन करिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट हो गए हैं, 4 से 2 बार और 4 से कितनी बार 25 बार है ना। तो क्या आ गया 11 दूनी 22x और बटे में क्या आ गया है 25। ठीक है 11 दूनी 22x और बटे में 25 ये आ गया है। क्लियर अच्छा इसका मतलब खुदरा विक्रेता जो है उसने वस्तु को इतने रुपए में खरीद लिया है। फिर क्या कहा है कि है ना खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपये अधिक में बेचता। कहा है क्वेश्चन में कि अगर खुदरा विक्रेता इस वस्तु को 4092 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक है तो इसमें कितना और ऐड कर दीजिए 4092 ऐसे। अगर इतने में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। किस पर होता 25% का लाभ इस पर, क्योंकि खुदरा विक्रेता के लिए तो क्रय मूल्य यही है ना। तो 22x बटे 25 गुणा 25% का लाभ होता है इसका मतलब 125%। ठीक है चलिए कैलकुलेशन करनी है बस। अब 25 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार, 2 से 10 बार। ठीक है 2 से कितनी बार 10 बार और 2 से कितनी बार 11 बार। क्लियर चलो अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें। ठीक है तो देखो यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है हमारा अब ये जो 22x बटे 25 है इसे दूसरी तरफ ले जाइए। ठीक है इसे दूसरी तरफ ले जाओ है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों ऊपर क्या बचा है केवल 11x। ठीक है और सब कुछ कट गया और नीचे क्या बचा है केवल 10। ठीक है तो उधर जाके घटा देंगे इसे है ना। घटाइए 11x बटे 10, 11x बटे 10। ठीक है उधर और माइनस हो गया है उधर जाके 22x बटे 25। ठीक है और बराबर में क्या बचा है 4092। ठीक है चलिए एलसीएम क्या आ गया है दोस्तों 250 आ गया है ना। एलसीएम आ गया है 250 तो 25 की यहाँ गुना होगी और 10 की यहाँ गुना होगी। तो 25 की यहाँ गुना कीजिए वैसे 250 का 250 क्यों दोस्तों 50 ही आ जाएगा इसका। ठीक है 10 और 25 का एलसीएम 50 ही आ जाएगा, 250 की जरूरत नहीं है। ठीक है यहाँ देख लीजिए इसे यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया है 50। ओके 50 तो 10 से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 11 पंजे क्या हो जाएगा 55x माइनस 25 से कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 22 दूनी 44x। ओके ये आ गया है ना। बराबर में क्या चल रहा है 4092।
ठीक है। अब क्या बचा है दोस्तों, 6 और 5 11 बचा है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। क्या बचा है 11x और बटे में क्या है 50 और बराबर में क्या है 4092, ठीक है। अब बस 11 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसमें 11 से यहाँ, तो 11 तिया क्या होते हैं 33, बचा 7 उतार लिया 9 79, तो 11 सत्ते 77, ठीक है। बचा क्या दोस्तों 2, फिर 2, तो 11 दूनी 22, इतनी बार कट गया है। बतानी किसकी वैल्यू है x की, तो इसमें 50 की क्या कर देंगे गुणा, ठीक है। क्या कर देते हैं इसमें 50 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 372 में 50 की, तो करिए फटाफट, देखो 0 है ना, और 5 दूनी 10 की 0 हासिल, 1 5 7 35, 3 5 या 15 और 3 18, ठीक है। 18,600, ठीक है। क्या आ गया है आंसर 18,600, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी, बस थोड़ी कैलकुलेशन थी। तो 18,600 ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, चलिए यदि वह इसे 1200 रुपये अधिक में बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होता, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ओके, तो एक काम करते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, मान लीजिए उसने उस वस्तु को x रुपये में खरीदा था, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था x, उसने क्या बेच दिया, उसने एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया, इसका मतलब 20% हानि पर बेच दिया, तो इसका मतलब 80% ये हो गया है दोस्तों, ठीक है। ओके, अच्छा 20% हानि पर बेच दिया है इतना, तो कितना आ गया है इसमें 20 चौक और 20 पंजे, मतलब 4x/5 इतने में बेच दिया उसने। अब क्वेश्चन में क्या कहा है ना, कि यदि वह इसे 1200 रुपये अधिक में बेचता, 1200 और जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। यदि वह इसे 1200 रुपये अधिक में बेचता, अब ये CP, तो उसे 5% का लाभ होता, ठीक है। कितने का लाभ होता 5% का, किस पर x पर, तो 105%, ठीक है। ऐसे तो देखो ये 5 से कितनी बार जाएगा 21 बार, ये 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार, समझे। अब क्या करना है हमें, है ना, इधर क्या बचा है 21x/20, इधर बचा है 21x/20। अब एक काम करते हैं, ये 4x/5 जो है इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं और इसे क्या कर देते हैं माइनस, ठीक है, कर दीजिए 21x/20, है ना, और माइनस का 4x/5 और बराबर में क्या बचा है 1200। बताना क्या है हमें, वस्तु का क्रय मूल्य, x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत आसान, एलसीएम क्या आ जाएगा 20, 5 से कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, देखो एलसीएम क्या आ गया है हमारा 20, तो यहाँ क्या बचा 21x माइनस, यहाँ 5 से 5 बार कटा, नहीं 5 से 4 बार, तो 4 चौक क्या हो गया है 16x और बराबर में क्या चल रहा है 1200, ठीक है, यहाँ तक। अब 21x में से 16x गया तो कितना बचा दोस्तों 5x बचा, ठीक है। कितना बचा 5, है ना, तो 5x बचा और बटे में क्या है 20 और बराबर में क्या है 1200, ठीक है। तो 5 से कितनी बार काटा 4 बार, है ना 4 बार। अब 4 की गुणा करनी है 1200 में, तो 12 चौक क्या होता है 4800, ओके, क्या होता है 12 चौक 4800 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बस थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन है क्वेश्चंस में, बाकी देखो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर 1200 ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नहीं 4800, तो ऑप्शन सी कर देंगे हम करेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, अब क्या है ये संख्या है और ये संख्या है, इन दोनों का क्या बताना है हमें, में से बताना है, जिसे HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये बात भी हमने बताई है जो हमारा में से लेसे का चैप्टर हुआ है, कि अगर कोई संख्या घातों के रूप में दी हुई पावर की फॉर्म में, तो वहाँ जो में से बताते हैं, ठीक है, कैसे बताते हैं, जो में से होता है वो छोटी घात वाला होता है और जो ले से होता है वो बड़ी घात वाला होता है, ठीक है, बात खत्म। तो हमें बताना है में से, ठीक है, छोटी घात, तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो दोनों में छोटी पावर क्या है 2 की पावर 2, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो छोटी घात क्या है 3 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो छोटी पावर 5 की पावर 1 है, यही आ जाएगा हमारा आंसर,
ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन कौन सा करेक्ट, 2 की पावर 2, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 90, 128 और 144 का लैसे बताना है हमें, है ना। तो एक काम करते हैं दोस्तों, देखो लैसे आप जानते हो ऐसे निकालते हैं वैसे, है ना। तो एक काम करो आप कि 2 से काट लो, चलो इनसे, ठीक है। लैसे बताना है, मैं एल फॉर लैसे, तो देखो 2 आ जाएगा, 2 से काटिए इन्हें, है ना। 2 से कितनी बार कटा दोस्तों, ये 45 बार। ये 2 से कितनी बार कटेगा, 64 बार। ये 2 से कितनी बार कटेगा, 72 बार, ठीक है। ओके चलिए, अब क्या लें, अब ले लेते हैं हम फिर से, आप चाहो तो 4 भी ले सकते हो, ठीक है, या 8 ले लो दोस्तों, 8 ले लो। तो 8 से ये तो कटेगा नहीं, लेकिन ये कट जाएगा, 8 अट्ठे 64 और 8 नाम 72, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, हम क्या लेते हैं, फिर 8 ले लीजिए, है ना, ये कैंसिल। अब ये दोनों बचे, यहाँ से क्या ले लेंगे, 3, है ना। तो 3 से कितनी बार जाएगा, ये 5 बार, और ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। या फिर एक काम करते, 45 था ना, ये क्या था दोस्तों, यहाँ 45, और ये क्या था यहाँ 9, है ना। तो इन दोनों में से, ठीक है, 3 गुना 3, ये एक बार ही कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए, 9, तो 9 पंजे क्या हो जाएगा, 45, ठीक है, ये आ गया। अब क्या बचा, 5, अब 5 को भी ले लीजिए, फैक्टर विधि बोलते हैं इसे, है ना, ऐसे निकाल लीजिए। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम, अब गुणा कर लीजिए, ठीक है। देखो 5 दूनी 10, है ना, और 10 अट्ठे 80, है ना, और 8 अट्ठे 64, 640, 640 निम्मा क्या होते हैं, 640 निम्मा। 9 0 0 3 9 छिक्का 54 और 3 57, 57 60 होते हैं, 57 60, और यही हमारा क्या है आंसर, 57 60, ठीक है। तो एलसीएम निकालना था, बस कोई बड़ा इशू नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 91, 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं। थोड़ा लैंग्वेज अजीब सी लग रही है पढ़ने में, क्वेश्चन बहुत ईजी है। 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है, मतलब टोटल जो वेतन है उसका, जितने भी सोर्स से वो रुपए कमा रहा है, वो सारा वेतन, ठीक है, बराबर है। किस किस के, 2 व्यक्तियों के। फिर आगे कहा है, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्ते के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति का मूल वेतन और दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन का अनुपात बताना है, ठीक है। चलिए देखो, क्योंकि दोनों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है, ठीक है। चलो मान लेते हैं जो पहला व्यक्ति है उसका मूल वेतन क्या है, x, ठीक है, उसका मूल वेतन क्या है x, और इसे भत्ता कितना मिलता है, इसके मूल वेतन का 65%, मतलब x का 65% इसे भत्ता मिला। ये इसका टोटल क्या हो गया दोस्तों, टोटल वेतन हो गया, ठीक है, मूल वेतन प्लस भत्ता सबको मिला के। और ये किसके बराबर है, दूसरे व्यक्ति के टोटल वेतन के। दूसरा व्यक्ति का, मान लिया दूसरे व्यक्ति का मूल वेतन क्या है, y रुपए, ठीक है, और इसका भत्ता क्या है, मूल वेतन का 80%। तो ये दोनों बराबर दिए हुए, तो हमें रेशो क्या बताना है दोस्तों, x और y का रेशो बताना है, ठीक है। देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो 100 और 65 क्या हो जाएगा, 165, ठीक है, क्या हो जाएगा 165 बटे 100 गुणा x बराबर, ये क्या हो जाएगा 180 बटे 100 गुणा y। तो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। अब 5 से काट लीजिए, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, फिर 5 से काटिए, 5 तिया 15, ठीक है, और 5 छंग 30। अब किससे काटोगे दोस्तों, 3 से काटिए, 3 से कितनी बार जाएगा, 11 बार, और 3 से कितनी बार जाएगा, 12 बार, ठीक है। तो x और y का रेशो बताना है, तो x ये रहा, y यहाँ ले जाओगे तो x बटे y का मान क्या आ जाएगा, 12 बटे 11। कहने का मतलब x और y का रेशो क्या हो जाएगा, 12:11, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे था, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, बस लैंग्वेज को ऐसे दिया है कि आदमी कंफ्यूज ही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट। आइए नेक्स्ट पर,
एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे अभी भी क्रिया मूल्य पर 44% का प्रॉफिट होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितना लाभ होता? ठीक है, चलिए मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य कितने रुपए है दोस्तों? 100 रुपये मान लिया हमने। ठीक है, 100 रुपये मान लिया अंकित मूल्य, 20% की छूट पर बेच दिया उसने, तो एसपी क्या हो गया? 80 रुपये, है ना, 20% की छूट पर बेच दिया। और अब भी उसे कितने का लाभ है दोस्तों? 44% का लाभ होता है क्रिय मूल्य पर। ठीक है, तो सीपी निकालिए। सीपी क्या होता है? एसपी गुणा 100 और बटे लाभ है तो 144। ठीक है, तो 4 से काटिए कितनी बार? 25 बार, और 4 से काटिए 4 तिया 4 छिंग, ये है ना। अब 4 तिया 12 है ना, 2 4 4 छिंग 24, ये आ गया है। अब 4 से काटिए कितनी बार? 9 बार, और 4 से कितनी बार? 20 बार, ये आ गया। ठीक है, तो 25 में 20 की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 500, है ना, और बटे में क्या है? 9। ये क्या आ गया है हमारा? सीपी। तो हमें बताना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या बोला है कि यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेचता अपनी वस्तु को तो कितने % का लाभ होता? अंकित मूल्य पर ही बेचता तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये 500 बटे 9 रुपये में खरीदी है, अगर इसे 100 रुपये में बेचता तो कितने का लाभ होता? ठीक है, चलिए तो 100 में से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? 900 माइनस 500, 400 बटे 9 आएगा दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बताना है हमें, प्रॉफिट परसेंट। तो जब इसमें से इसको घटाया तो आया दोस्तों 900 में से 500 गया, 400 बटे 9, इतने का प्रॉफिट हुआ है। बटे किस पर? सीपी पर। और सीपी क्या है हमारा? 500 बटे 9, और उसमें कितने की गुणा करेंगे? 100 की। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखो 9 से 9 खत्म, है ना, 100 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा? 80 बार, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 80%। ठीक है, तो 80% का प्रॉफिट होता अगर वो अंकित मूल्य पर बेचता, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहे हैं? समझते रहिएगा दोस्तों ध्यान से। बस 3-4 दिन बाद फिर आपका एग्जाम है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी इतने रुपए की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। चलिए उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों का एसपी बराबर है, तो सस्ते जानवर का क्रिय मूल्य बताना है। चलो कोई बात नहीं, देखो दोनों को कितने रुपए में उसने, एक गांव में व्यापार मेले में एक आदमी 51 से इतने रुपए की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। दो चीज खरीदी उसने, ठीक है, एक मेले से, एक तो घोड़ा और एक ऊंट। दोनों कितने में खरीदे? 5125 रुपये में। ठीक है, चलिए अब क्या का खरीदे? घोड़ा और ऊंट। मान लिया हमने, है ना, कि घोड़ा कितने रुपए का खरीदा? x, तो ऊंट कितने का बचा दोस्तों? 5125 माइनस x, इतने का ऊंट बचा, है ना। अब घोड़े को क्या है? 25% लाभ पर बेचा है उसने, घोड़े को 25% लाभ पर, तो x गुणा 125 बटे 100, ओके, बराबर। और ऊंट को 20% की हानि पर बेचा है, तो 5125 माइनस x गुणा 80 बटे 100। ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और दोनों को कितने पर बेचा है? समान मूल्य पर बेचा है, इसलिए दोनों को क्या रख दिया है हमने? बराबर। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं अब, है ना। 100 से 100 कैंसिल हो गया है। ठीक है, 5 से काटिए कितनी बार? 25 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा? 16 बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया है यहाँ? 25x बराबर, यहाँ 16 की गुणा करिए, है ना। 5125 गुणा 16 माइनस 16x। ठीक है, ये अब 16x इधर आकर प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा मतलब, तो 25 और 16 क्या हो जाएगा? 41x। ठीक है, 41x, और बराबर में क्या बचा? 5125 गुणा 16, ये बचा है ना। सस्ते जानवर का क्रिया मूल्य बताना है। पहले x का मान निकालिए, तब जाकर के पता चलेगा कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा। 41 का देखिए डिवाइड करके, 41 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? ठीक है, 41 का डिवाइड करिए इसमें, तो 41 एकम 41 बचा, 10 102, 41 दूनी 82। ठीक है, बचा कितना? 18 2 20, 205, और 41 पंजे 205, 125 बार कट गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा हमारा? 16 में 125 की 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32, 4, 16 कम 16 और 4 20, 2000 आ गया है। किसका मान आ गया है? x का। ठीक है,
x का मान 2000 आ गया है और हमने x क्या माना था, घोड़ा। इसका मतलब घोड़ा कितने रुपए का है, 2000 रुपये का, ठीक है। और ऊँट कितने का होगा, आप खुद ही सोचिए, है ना। अगर 2000 में से इसे घटाऊंगा तो 3000 से भी ज़्यादा आएगा। ये क्या आएगा, 3000 से भी ज़्यादा। इसने क्वेश्चन में ये पूछा है सस्ते जानवर का क्रिया मूल्य बताना है, ठीक है। तो 2000 रुपये का घोड़ा है और ऊँट कितने का होगा, 3000 से भी ज़्यादा का होगा, ठीक है। तो सस्ता कौन है, घोड़ा है, इसलिए 2000 ही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट। ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखना, ये एक क्या बोला है, ग्राफ का अध्ययन कीजिए और कॉफी के क्षेत्र मतलब त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात कीजिए, एंगल बताना है, ठीक है। कॉफी का देखो लिखा हुआ है ना, ये जो एंगल है, ठीक है, ये 25 डिग्री है ना, सॉरी 25% है, ये 34% है और ये 20% है और ये 21% है, ठीक है। बताना क्या है हमें, कॉफ़ी का कोण बताना है। कॉफ़ी का कौन सा है दोस्तों, 20% है, ठीक है। कॉफ़ी कितनी है, 20%। पता है ये किस में दिए हों दोस्तों, ये, ठीक है, ये दिए हैं एंगल में, ठीक है। पूरा गोल गोल जो होता है, पूरा एंगल कंप्लीट कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 का 20% ही तो बताना है हमें बस, ठीक है। 360 का 20%, तो 360 का 20%, यही हमारा आंसर होगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई हैं और 36 दूनी क्या हो गया है, 72 डिग्री, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर। ओके, तो डी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे ये आज के क्वेश्चन हमने आपको समझाए हैं, ठीक है, पूरा पेपर सोल्व करा दिया है, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे इसमें। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना, एक बार वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, आप ही के लिए डाले जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी शिफ्ट के अभी पेपर बचे हुए हैं हम उनको भी आपको करा देंगे, ठीक है। तो आप सब पेपर को मतलब एनालाइज करके जाना है, ठीक है, और अच्छे से पेपर देना। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।